नमस्कार। आज की क्लास में हम साइंस में बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस टॉपिक को हम क्लास 11th की बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी बुक है उससे कवर करेंगे, जहां चैप्टर का नाम दिया गया है शरीर द्रव तथा परिसंचरण। देखिए, शुरू करते हैं टॉपिक को। इसमें लिखा है हमारे शरीर की हर कोशिका को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। हमारा शरीर जो है अनगिनत कोशिकाओं से बना हुआ है और प्रत्येक कोशिका को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्व की जरूरत होती है। साथ ही कोशिकाओं से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना भी जरूरी है। तो इस अध्याय में हम सीखेंगे कि हमारा शरीर इन पदार्थों को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। यानी हमारे शरीर में अनेक पदार्थ और तत्व जो है उनका परिवहन किस प्रकार होता है, किस तरीके से वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, ये हम पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र में। अब आगे देखिए, शरीर की संरचना। हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेल। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। उसके बाद आगे आपको ध्यान रखना है, कोशिकाओं का समूह जो है वो कहलाता है ऊतक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टिश्यू। जब बहुत सारे ऊतक इकट्ठे हो जाते हैं तो बनते हैं अंग, जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं ऑर्गन। जब बहुत से ऑर्गन या अंग इकट्ठे होते हैं तो बनता है अंग तंत्र। समान कार्य करने वाले अंग यदि इकट्ठे होते हैं तो उन्हें बोलते हैं अंग तंत्र। और हमारे शरीर में बहुत से अंग तंत्र हैं, जैसे कि रुधिर परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है, कंकाल तंत्र है। और सभी तंत्रों को यदि मिला दिया जाए तो बनता है शरीर, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। तो अब आप यहाँ पे देखिए, शरीर की संरचना जो है कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र और शरीर। अब कोशिका को हम क्रियात्मक इकाई कह रहे हैं। क्रियात्मक इकाई का मतलब जितनी क्रियाएं शरीर के स्तर पे होती हैं उतनी क्रियाएं कहाँ पे होंगी? कोशिका में। अब यहां देखेंगे हम, जैसे सांस के द्वारा हम ऑक्सीजन खींचते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक कोशिका को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन हमारे द्वारा जो सांस के द्वारा ऑक्सीजन खींची जाती है वो सिर्फ फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़े से लेके यहाँ हर कोशिका तक लाने का जो काम है वो किसका होता है? रक्त का। कोशिका जो है ऑक्सीजन को काम लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये शरीर से बाहर निकालनी होती है। तो कोशिका इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस किस में डाल देती है? रक्त में। और रक्त वापस ले जाता है फेफड़ों में, और फेफड़ों में सांस के द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपने यहाँ देखा कि ये श्वसन की जो गैसें हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जो परिवहन है वो किसने करवाया? रक्त ने। तो रक्त का एक कार्य आपको पता चला कि श्वसन गैसों का परिवहन करवाता है। वैसे ही बात करें हम पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र में ये ध्यान रखिए, हम जब भोजन करते हैं तो भोजन में होते हैं जटिल पोषक पदार्थ, और पाचन तंत्र के अंगों के माध्यम से उनको बदला जाता है सरल पोषक पदार्थ में। ये सरल पोषक पदार्थ जो हैं, ये सरल पोषक पदार्थ छोटी आंत में जाकर रक्त द्वारा अवशोषित होते हैं। यानी पचे हुए भोजन को कौन अवशोषित करता है? रक्त। और रक्त फिर इनका परिवहन करता है, पोषक पदार्थों को अवशोषित करके रक्त परिवहन करा के, और इनको कहां पहुंचाता है? कोशिका तक। यानी कोशिका तक जो पोषक पदार्थ गए हैं वो भी किसके द्वारा गए हैं? रक्त के द्वारा। कोशिका इन पोषक पदार्थों को काम लेने के बाद में जो भी उत्सर्जी पदार्थ बनाती है वापस किस में डाल देती है? रक्त में। और रक्त उन उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करवा के उत्सर्जन तंत्र के पास पहुंचाता है। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग है गुर्दा, जिसे हम इंग्लिश में किडनी भी बोलते हैं, या फिर इसे वृक्क भी कहा जाता है। यहाँ पे रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो यहाँ आपने देखा कि पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ या श्वसन की गैस, इन सब का परिवहन कराने का काम किसका है? रक्त का। तो रक्त हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, रक्त हमारे शरीर में पूरे दिन बहता रहता है। अब ये हर जगह बह रहा है, पूरे दिन बहने के लिए, रक्त को बहाने के लिए एक अंग है हमारे पास, उसे कहते हैं हृदय। तो यदि हृदय का कार्य पूछा जाए तो हृदय का हमारे शरीर में एक ही काम है, वह है रक्त की पंपिंग करना। यानी रक्त को पूरे दिन शरीर में बहाने का काम किसका होता है? हृदय का। उसके बाद आगे देखिए, इसमें ये जो आपका चैप्टर है, इसमें हम क्या क्या बातें पढ़ेंगे? इसमें एक तो पढ़ेंगे कि ब्लड जो है या रक्त है उसके घटक क्या है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है और उन घटकों के कार्य क्या है। दूसरा पढ़ेंगे इसमें लसिका।
फिर पढ़ेंगे परिसंचरण पथ, यानी ये जो रक्त का परिसंचरण हमारे शरीर में कैसे होता है, और परिसंचरण कराने के पीछे जो जिम्मेदार है वो कौन है? हृदय, क्योंकि हृदय ही रक्त की पंपिंग करता है। तो हृदय की खुद की संरचना कैसी है, उसका कार्य क्या है, हृदय चक्र पढ़ेंगे, और परिसंचरण से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हम जो मेन टॉपिक है वो ये पढ़ेंगे कि रक्त क्या है, रक्त के घटक क्या हैं और उन घटकों के कार्य क्या हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। इसमें आपके एनसीईआरटी बुक में ही ये चीजें दे रखी हैं, इनको भी देखिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि सरल प्राणियों में परिवहन कैसा होता है और जटिल प्राणियों में परिवहन, परिवहन का मतलब शरीर के अंदर विभिन्न जो पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ या श्वसन गैसें, वह एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जाती हैं। तो यहाँ सरल प्राणी, जिसमें आपको नाम दे रखा है स्पंज और एक नाम दे रखा है सिलेंट्रेटा, ये सरल प्राणी है और इनके शरीर में जो है पानी का संचरण होता है। शरीर के अंदर ही पानी का संचरण हो रहा है, तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक, या जो कोशिकाओं को जो आवश्यक पदार्थ हैं वो कहाँ से मिल जाते हैं? पानी के संचरण से, यानी अलग से इनके शरीर में कोई द्रव नहीं होता। ये तो सरल प्राणियों की बात है। लेकिन मनुष्य जैसे जटिल प्राणी हैं, उनके शरीर में पदार्थों का परिवहन करवाना हो, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, तो मनुष्य या जटिल प्राणियों में विशेष तरल पदार्थ मिलते हैं, और वो विशेष तरल पदार्थ ही कौन से हैं? या रक्त है, और क्या चीज है? लसिका है। तो रक्त और लसिका द्वारा जटिल जो प्राणी है उसके अंदर पदार्थों का परिवहन होता है। तो ये उदाहरण आपको याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं कि स्पंज और सिलेंट्रेटा के अंदर जो है पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पानी के संचरण के माध्यम से। आगे ध्यान रखिए, अगला आपका यहाँ बनता है क्वेश्चन कि रक्त क्या है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि ब्लड क्या चीज है, तो आप देखेंगे कि ब्लड जो है उसको दो भागों में बांटेंगे। इसके अंदर एक तो तरल भाग होता है इसका, और एक होती है इसमें कोशिकाएं। जो इसका तरल भाग होता है वो कहलाता है प्लाज्मा, और बाकी तीन प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनको अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हमसे पूछा जाए कि रक्त क्या चीज है हमारे शरीर में, तो हमने शरीर की संरचना देखी थी। कोशिका हो सकती हैं शरीर में, कोशिकाओं का समूह जो है वो उत्तक कहलाता है, अंग होते हैं, अंग तंत्र होता है, और शरीर होता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि रक्त जो है इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो कोशिकाओं का समूह है रक्त, इसलिए इससे पता चला कि कोशिका का समूह जो है वो क्या कहलाता है? उत्तक। तो रक्त एक प्रकार का क्या है? उत्तक है। उसके बाद आगे आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे शरीर जो है, हमारे शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ रहा है परिवहन के माध्यम से, इसलिए इसको बोलते हैं संयोजी उत्तक। दूसरा ये किस रूप में है? तरल रूप में है। तो हमारे शरीर का एकमात्र तरल संयोजी उत्तक कौन सा है? रक्त है। तरल संयोजी उत्तक को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में किसको कहा जाता है? ब्लड को कहा जाता है। तो इस लाइन को पढ़ लीजिए। अब आगे देखिए क्या लिखा है। रक्त एक विशेष प्रकार का उत्तक है जो तरल होता है। इसमें दो भाग होते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा इसका तरल भाग है, और संगठित पदार्थ जो कि इसमें क्या है? कोशिकाएं हैं। अब आगे लिख रखा है इसमें रक्त हमारे शरीर में लगातार घूमता रहता है, और यह भी आपको बताया था मैंने, रक्त को लगातार शरीर में घुमाने के लिए पीछे जो पंपिंग का काम करता है, पंपिंग ऑर्गन है, वो है हृदय। हृदय का हमारे शरीर में रक्त की पंपिंग के अलावा कोई काम नहीं है। अगला है हर कोशिका को ये कोशिका तक जरूरी चीजें पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? रक्त। तो रक्त ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है हमारे शरीर में। अब उसके बाद बात करते हैं जो इसका तरल भाग है प्लाज्मा, इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं, फिर कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा की बात करें तो ये प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत? 55%। तो रक्त के आयतन का लगभग 55% भाग प्लाज्मा का होता है, बाकी जो 45 बच गया उसके अंदर कोशिकाएं होती हैं। अब इस तरल भाग के अंदर क्या क्या है वो देखते हैं कि प्लाज्मा में क्या होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% तक क्या है? जल है। ये आंकड़े सारे आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज आपको याद करने हैं। 90 से 92% तक जल है। 6 से 8% जो है इसमें प्रोटीन्स हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं उनके नाम भी याद करने और उनके कार्य भी देखेंगे अभी। फाइब्रिनोजिन है, ग्लोबुलिन है, और एल्ब्यूमिन है। ये प्रोटीन्स जो हैं प्लाज्मा में पाई जाती हैं। खनिज आयन भी पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट आयन। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लिपिड्स, ये सारी चीजें भी पाई जाती हैं। अब देखिए इसमें प्लाज्मा में जो विभिन्न प्रोटीन पाए जा रहे हैं, अभी नाम बताया आपको फाइब्रिनोजिन,
ग्लोबुलिन और कौन सा है, एल्ब्यूमिन। इन तीनों के अलग अलग काम हैं, उनको हम पढ़ते हैं। पहला देखा हमने फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन जो है ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। इसी चैप्टर में हम आगे भी पढ़ेंगे। ये जो रक्त का थक्का बनना है ये एक जटिल प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया नहीं है, जटिल प्रक्रिया, और इसमें बहुत से कारक जो हैं जिम्मेदार हैं और उनके सभी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला तो आपको यहाँ से याद हुआ कि रक्त का थक्का जमने में एक प्रोटीन जिम्मेदार है जिसका नाम है फाइब्रिनोजिन, और ये रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। बाकी इसमें विटामिन के, कैल्शियम, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा प्रोटीन जो है वो है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है। अब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। हमारे शरीर में रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, विषाणु जब प्रवेश करते हैं तो इसको हम बोलते हैं संक्रमण होना। अब जीवाणु और विषाणु जो प्रवेश कर रहे हैं वो हमारे शरीर में कहलाते हैं एंटीजन, या फिर इनको हिंदी में कहा जाता है प्रतिजनी। इनके विरोध में हमारा शरीर जो है वो बनाता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी को बोलते हैं प्रतिरक्षी, और ये प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज इन एंटीजन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, संक्रमण के बाद यदि बुखार चढ़ता है उसका मतलब आपके शरीर में एंटीजन प्रवेश किए और शरीर ने विरोध में क्या बनाया है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज और एंटीजन के बीच में रिएक्शन हो रही है जिसके वजह से शरीर का तापमान बढ़ता है। और यदि हमारे शरीर की एंटीबॉडीज इनको खत्म कर देती हैं तो बीमारी वहीं ठीक हो जाती है, और ऐसा नहीं होता है तो हमें फिर दवाइयां लेनी पड़ती हैं एंटीजन को खत्म करने के लिए, और वो जो दवाई लेते हैं हम उन्हें बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। हिंदी में इन्हें कहा जाता है प्रतिजैविकी। तो ये कुछ नाम आपको बता दिए हैं। इसके अलावा दो चीजें और ध्यान रखिए, ये सूक्ष्म जीव जिनसे रोग होते हैं उन सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है पैथोजेंस। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं पैथोजेंस, और रोगों का जो अध्ययन है वो कहलाता है पैथोलॉजी। तो ये लॉजी शब्द जो है ये किससे संबंधित होता है, अध्ययन से। जैसे जीवों का अध्ययन के लिए हम बोलते हैं बायोलॉजी, तो पैथोलॉजी है रोगों का अध्ययन, और पैथोजेंस हैं सूक्ष्म जीव जिनसे रोग होते हैं। और ये सूक्ष्म जीव यदि शरीर में प्रवेश कर रहे हैं हमारे शरीर के लिए एंटीजन है, और शरीर क्या बना रहा है, इनके विरोध में एंटीबॉडीज। और ये प्रतिरक्षी बनाना ही क्या कहला रहा है, प्रतिरक्षी तंत्र। तो इस प्रतिरक्षी तंत्र में कौन सा प्रोटीन मदद कर रहा है, ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो कि किसमें मिलता है, प्लाज्मा में। उसके बाद बात करते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन की। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो परासरणी संतुलन को बनाए रखता है। परासरणी संतुलन जो है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। अब ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। हमारे शरीर में जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो बंद परिसंचरण तंत्र है। बंद का मतलब हमारे शरीर में रुधिर वाहिनियां हैं जिनका नाम है शिराएं और धमनियां। ये रुधिर वाहिनियां, इन्हीं के अंदर रक्त बहता है, और बाहर जो हैं कोशिकाएं जिनको ये पदार्थ आदान प्रदान करता है। तो इसमें आप देखिए, जैसे प्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन है कौन सा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये क्या करता है, कोशिकाओं से जल को खींचने की कोशिश करता है, जल को खींच के रक्त में ही रखता है। तो कोशिका और ऊतक से यदि इसने जल खींच रखा है तो ये जो है इनमें फुलावट नहीं होगी, सूजन नहीं आएगी। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन ने परासरणी दबाव को क्या कर रखा है, मेंटेन कर रखा है। यदि प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी है तो पानी की मात्रा ऊतकों में ज़्यादा रहेगी और यहाँ सूजन आने की संभावना रहती है, जिसे हम इडीमा कहते हैं। अब आगे देखिए, तो ये तीन प्रोटीन और तीनों के अलग अलग कार्य बता दिए। उसके बाद जो प्लाज्मा में थक्का जमने वाले कारक हैं, कई कारक हैं, उन सबको हटा दिया जाए प्लाज्मा में से, तो एक रंगहीन द्रव बचता है जिसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो ध्यान रखिए, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमना, तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर या थक्के जमने वाले कारक हैं इनको यदि हटा दिया जाए तो जो पीछे पदार्थ बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। तो यहां आपने देखा प्लाज्मा के अंदर क्या क्या था और इनके अंदर जो भी चीजें थी इनके क्या कार्य थे प्रोटीन्स के, ये सब हमने देख लिए। उसके बाद बात करते हैं हम कोशिकाओं की। तो कोशिका संगठित पदार्थ, रक्त का जो ये हिस्सा है ये रक्त का कितना प्रतिशत बनाता है, 45%। और 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो 3 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं कौन कौन सी हैं, लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है यानी आरबीसी। श्वेत रुधिर कणिका जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं।
प्लेटलेट्स, इनको प्लेटलेट्स ही कहा जाता है। इनका हिंदी में नाम होता है रुधिर बिंबाणु। बाकी इनके साइंस वाले नाम देखिए, आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। ये साइट शब्द जो है ये सेल के लिए होता है। जैसे सेल, ये बात करें कोशिका, कोशिका का अध्ययन पूछा जाए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी, क्योंकि साइट शब्द जो है वो किससे संबंधित है, सेल से। तो यहाँ लिख रखा है इरिथ्रोसाइट, साइट यानी सेल, इरिथ्रो यानी लाल वाले सेल, इरिथ्रोसाइट। श्वेत रुधिर कणिकाओं को बोला जाता है ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट। तो ये इनके साइंस वाले नाम है, ये भी याद रखते हैं। उसके बाद आगे इनके काम देखते हैं। ये जो 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, इसमें आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन कराना। हमने चैप्टर के बिल्कुल शुरू में ही पढ़ा है कि रक्त का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट का है। अब ट्रांसपोर्ट में भी इसमें अलग अलग चीजें हैं, सब अलग अलग चीजों को ट्रांसपोर्ट कराएंगे। जैसे आरबीसी तो किसको ट्रांसपोर्ट कराएगा, ऑक्सीजन को। अब बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य जो है वो होता है शरीर की रक्षा करना। शरीर की रक्षा जो अभी पीछे हमने पढ़ा था, यानी प्रतिरक्षी तंत्र जो है उसको मजबूत बनाता है कौन, डब्ल्यूबीसी। और प्रतिरक्षी तंत्र मजबूत कैसे, एंटीबॉडीज बना के ही। जिस तरीके से यहां देखा था, ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या बना रहा है, एंटीबॉडीज बना रहा है, उसमें मदद कर रहा है। वैसे ही डब्ल्यूबीसी जो है ये भी प्रतिरक्षी तंत्र यानी एंटीबॉडीज बनाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यदि शरीर में संक्रमण हो जाए तो रक्त में किसकी संख्या बढ़ी हुई मिलेगी। संक्रमण यानी इन्फेक्शन हो चुका है और एंटीजन शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, और एंटीजन को मारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बननी चाहिए। तो एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनाने के लिए डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो शरीर में संक्रमण की स्थिति में डब्ल्यूबीसी की संख्या आपको बढ़ी हुई मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं हम रुधिर बिंबाणु या प्लेटलेट्स की, जिनको हम क्या कह रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। तो अभी देखिए रक्त का थक्का बनाने में 2 चीज़ें सामने आ चुकी हैं, एक तो फाइब्रिनोजिन और एक आ चुके हैं थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। उसके बाद आगे बात करते हैं हम, यही जो 3 कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कौन सी हैं, प्लेटलेट्स, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आरबीसी की बात करते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। ब्लड में ये जो 3 कोशिकाएं पाई जा रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती हैं, आरबीसी। तो ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स में आरबीसी सबसे अधिक मात्रा में है। आरबीसी बनती कहाँ है वो देखिए, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है जांघ की अस्थि, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीमर अस्थि। और ये पैरों की जो अस्थियां हैं ये खोखली होती हैं। इन खोखली अस्थियों के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है और उस लिक्विड को कहा जाता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, इंग्लिश में इसे बोलते हैं बोन मैरो। तो जांघ की अस्थि सबसे बड़ी अस्थि जिसका नाम है फीमर, उसमें लिक्विड भरा पड़ा है जिसका नाम है अस्थि मज्जा, ये रेड बोन मैरो, इसमें आरबीसी बनती है। और आरबीसी की संख्या जो है वो है 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर। आरबीसी जो है उस कोशिका का आकार आपको मिलेगा उभयावतल या बोल सकते हैं बाइकॉनकेव। वयस्क जो आरबीसी है, वयस्क में उनमें केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि आरबीसी का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करवाना। और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया परिवहन हो, इसलिए इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। आगे देखिए, इसमें इनका रंग लाल होता है क्योंकि इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है। रंग देने वाले पदार्थ को हम बोलते हैं वर्णक, और उस वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से आरबीसी का कलर कैसा मिलेगा, लाल। अब लाल रुधिर ये कोशिका जो है आपकी आरबीसी बनी कहाँ पे है, रेड बोन मैरो फीमर अस्थि में। और इनकी जो आयु है या जीवन काल है वो है 120 दिन का। 120 दिन की होने के बाद ये जो आरबीसी हैं, ये हमारे शरीर में एक अंग है जिसका नाम है प्लीहा, जो कि स्टोमक के नीचे पाया जाता है। प्लीहा, इसका इंग्लिश में नाम है स्प्लिन और इसका सामान्य नाम है तिल्ली। तो अंग का नाम देखिए, प्लीहा, स्प्लिन या तिल्ली। ये आरबीसी 120 दिन की होने के बाद इस अंग में जाके नष्ट हो जाती हैं। इसलिए प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। और कब्रिस्तान के लिए ये शब्द भी लेते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि यहाँ पुरानी आरबीसी क्या होती हैं, नष्ट होती हैं। अब थोड़ा सा हमें हीमोग्लोबिन के बारे में बता रखा है, तो हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़िए। पहला तो आपको बता दिया कि एक वर्णक है क्योंकि ये कलर दे रहा है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, ये लौह युक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन को बनने के लिए लोहे की जरूरत है, और लोहे का संकेत, लौह का संकेत होता है Fe। और ये आरबीसी को कैसा रंग देता है, लाल रंग, हीमोग्लोबिन। उसके बाद हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बता रखी है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो है
उसके शरीर में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में होना चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो थकावट महसूस होती है और एक रोग होता है जिसे हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया, खून की कमी। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, एनीमिया के अंदर जो गोलियां दी जाती हैं वो आयरन की गोली होती हैं और साथ में फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड एक विटामिन है, तो हीमोग्लोबिन को बनने के लिए आयरन और फॉलिक एसिड दोनों की जरूरत होती है। तो एनीमिया रोग में आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। तो आरबीसी का मुख्य कार्य जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करवाना है। अगला देखिए इसमें, अब बात कर रहे हैं हम डिटेल से डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी में देखेंगे तो ये रंगहीन कोशिकाएं होती हैं, श्वेत कोशिकाएं हैं, रंगहीन कोशिकाएं हैं, इनमें केंद्रक होता है जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं था। इनकी संख्या देखें तो 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर है। ये तो 6000 से 8000 है, और यहाँ जब आपने देखी थी तो 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर, यानी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी किसकी तुलना में, डब्ल्यूबीसी की तुलना में। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है। तो 600 कोशिकाएं आरबीसी की मिलेंगी तब जाके एक कोशिका किसकी मिलती है, डब्ल्यूबीसी की। तो ये अनुपात हमें याद रखना है, 600 अनुपात 1। कई बार उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, डब्ल्यूबीसी अनुपात आरबीसी कितना है, तो डब्ल्यूबीसी 1 आगे आ जाएगा, 600 पीछे आ जाएगा। ये थोड़ा नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, ये अनुपात आपको याद रखना है। आगे देखिए इसमें, डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या था, ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। अब इस डब्ल्यूबीसी के अंदर ही कई प्रकार की कोशिकाएं हैं। डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है ए ग्रेनुलोसाइट, एक है ग्रेनुलोसाइट। यानी ये जो कुल 5 प्रकार की कोशिकाएं हैं, इनका जो कैटेगरी बांटी गई है ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, किस प्रकार से, ये वाली जो कोशिकाएं हैं ग्रेनुलोसाइट, जिसमें न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और कौन सी आती है, बेसोफिल, इनका जो साइटोप्लाज्म है कोशिका का अंदर, उसके अंदर कण दिखाई देते हैं, ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं, तो इनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में यहां अंदर कण नहीं दिखाई देंगे। अब देखिए, एक तो क्वेश्चन एग्जाम में यही बन जाता है आपका कि ग्रेनुलोसाइट कौन कौन सी हैं, तो न्यूट्रोफिल है, इयोसिनोफिल है और कौन सी है, बेसोफिल है। और उसके बाद में ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें कण नहीं है, वो है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ध्यान रखना, ये जो साइट वाली हैं दोनों, ये ए ग्रेनुलोसाइट है। अब इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है उनको पढ़िए। सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स। इस पूरी जितनी डब्ल्यूबीसी है उनका 60 से 65% बना रही है। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो डब्ल्यूबीसी है उनमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स की। उसके बाद परसेंटेज देखिए, लिम्फोसाइट का 20 से 25 है, मोनोसाइट का 6 से 8% है और इयोसिनोफिल का 2 से 3% है। बेसोफिल का देखेंगे तो 0.5 से 1%। तो सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी है, बेसोफिल, और सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी है, न्यूट्रोफिल। तो दोनों फिल वाली हैं, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा और बेसोफिल सबसे कम मात्रा में। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनेगा आपका कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी है। आकृति में सबसे बड़ी देखेंगे तो मोनोसाइट है, नाम मोनोसाइट है, लेकिन ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, मोनोसाइट। अब देखिए इनके काम। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल जो है ये बाहरी जीवों को नष्ट करता है। एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे हम। लिम्फोसाइट है, ये प्रतिरक्षी प्रणाली के लिए जिम्मेदार है। मोनोसाइट का काम होता है भक्षण कोशिका, संक्रमण से लड़ती है। ये जो कोशिका संक्रमित हो जाती हैं उनको ये क्या कर जाती है, खा जाती है, भक्षण कोशिका कहा जाता है। इयोसिनोफिल जो है एलर्जिक प्रतिक्रिया में काम आती है। आप देखते होंगे शरीर में एलर्जी होती है, एलर्जी का मतलब किसी भी पदार्थ के प्रति हाइपर सेंसिटिव हो जाता है हमारा शरीर। जैसे डस्ट के प्रति कईयों को एलर्जी होती है, तो वो जो रिएक्शन देती हैं उसमें कौन काम आती है, इयोसिनोफिल। बेसोफिल जो हैं ये भी हिस्टामाइन और हिपेरिन का स्राव करते हैं। अब आगे देखिए, इसमें एक एक को डिटेल से देख रहे हैं। ये जो कणिकाणु हैं यानी ग्रेनुलोसाइट्स हैं, कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। तो न्यूट्रोफिल्स में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। एक तो इसका क्वेश्चन बन गया कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, न्यूट्रोफिल की। सेकंड क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना है आपको कि बाहरी जीवों को नष्ट कर रही है। नष्ट करने का इसका तरीका होता है, उसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के अंदर ये देखिए, जैसे ये मोनोसाइट बना रही है मैक्रोफेज, इस तरीके से भक्षण कर जाती है, जो संक्रमित कोशिका है उनका भक्षण कर जाती है और प्रक्रिया कहलाती है फेगोसाइटोसिस। तो न्यूट्रोफिल्स को एक और कहा जाता है प्रथम रक्षक, फर्स्ट लाइन डिफेंस इसलिए कहा जाता है कि संक्रमण होते ही
जैसे ही शरीर में जीवाणु विषाणु प्रवेश करे, संक्रमण होते ही सबसे पहले जो अटैक है वो कौन करेगा? न्यूट्रोफिल। तो इसे प्रथम रक्षक, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस कहा जाता है। इयोसिनोफिल का नाम आए तो इयोसिनोफिल का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाली एलर्जिक वाला, और एक याद रखना है ये ग्रेन्यूलोसाइट है, ग्रेन्यूल्स वाली है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बेसोफिल का क्वेश्चन आए तो बेसोफिल भी हिस्टामाइन और हिपेरिन जो है इनका स्राव करने में। बेसोफिल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, WBC में सबसे कम मात्रा किसकी होती है? बेसोफिल्स की। अकणिकाणु जो है कोशिकाएं, ये एग्रेनुलोसाइट, उसमें दो हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट की आप बात करेंगे तो लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी तंत्र में यानी इम्यून सिस्टम के लिए जिम्मेदार होती है। तो यहां देखेंगे आप, इसमें लिम्फोसाइट में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स तो बनाएंगी एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज आपको समझा दिया है, एंटीजन के विरोध में बनती हैं। एक इसके अंदर होती हैं टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये इन्फेक्टेड कोशिकाओं को डायरेक्ट किल कर देती हैं। जैसे कि यहां आपको ऐसे समझना है कि एंटीजन यदि आए और उनके विरोध में एंटीबॉडी बना के उनको खत्म करना, वो तो कौन सी हैं? ये वाली बी सेल्स। और एंटीजन आए और हमारे शरीर की किसी कोशिका को संक्रमित कर दिया तो टी सेल्स डायरेक्ट इस संक्रमित कोशिका को ही खत्म कर देंगी, तो अंदर जो सूक्ष्म जीव है वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही एक और होती हैं लिम्फोसाइट में जिनका नाम है नेचुरल किलर सेल्स। ये रैपिड डिस्ट्रक्शन करती हैं, बहुत ही स्पीड से खत्म कर देती हैं किनको? इन्फेक्टेड कोशिका को या फिर कैंसर वाली कोशिकाएं उनको। तो आपने देखा लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी तंत्र को तैयार कर रहा है, बी कोशिका एंटीबॉडीज बना के काट रही हैं, टी कोशिका जो है क्या कर रही हैं? डायरेक्ट किल कर रही हैं संक्रमित कोशिकाओं को, और एक नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये बहुत ही रैपिड डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल्स का। उसके बाद लास्ट वाला जो है मोनोसाइट, जो कि आरबीसी में सबसे बड़ी है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये हमारे शरीर का या प्रतिरक्षी तंत्र का सफाई कर्मी कहलाती है, या इंग्लिश में बोलते हैं स्कैवेंजर सेल्स, क्योंकि ये क्या करती हैं? हमारे शरीर में जितनी भी कोई मृत कोशिकाएं हैं उनको क्या कर जाती है? उनका भक्षण कर जाती हैं, और भक्षण करने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। ये देखिए, ये है मोनोसाइट और इस तरीके से ये शेप बन रही है, और यहाँ पे कोई मृत कोशिका है उनको ये अंदर ही लेके और यहाँ एंजाइम छोड़ के उसको पचा जाते हैं। तो ये बड़ा भक्षक मोनोसाइट बड़ा भक्षक में बन जाता है, और बड़े भक्षक को बोला जाता है मैक्रोफेज स्टेज। और इस तरीके से जो मरी हुई कोशिकाएं हैं उनको ये खत्म कर देती हैं, साफ कर देती हैं, या उनका पाचन कर देती हैं। तो यदि आपको सफाई कर्मी या स्कैवेंजर सेल्स पूछी जाए तो कौन सी है? मोनोसाइट। तो मोनोसाइट के 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। उसके बाद लास्ट जो कोशिका है वो है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स में आप देखेंगे, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं या रुधिर बिंबाणु भी कहा जाता है। ये लाइन आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, ये अस्थि मज्जा की विशेष कोशिकाओं जिन्हें मेगा कैरियोसाइट कहा जाता है। तो ये लाइन आपको अच्छे से याद करनी है। ये नाम मेगा कैरियोसाइट के टुकड़ों से बनती हैं। ये पूरी तरीके से कोशिकाएं नहीं है, कोशिकाओं के टुकड़े, तभी इनको रुधिर बिंबाणु कहा जाता है। इनकी संख्या यदि आप देखें तो 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। उसके बाद आगे देखिए इनका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। तो अब तक आपने रक्त का थक्का जमाने में 2 नाम पढ़े हैं, एक तो फाइब्रिनोजिन जो कि प्लाज्मा में प्रोटीन मिल रहा था, और सेकंड आपने पढ़ा है प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी रक्त स्राव रुकना मुश्किल हो जाता है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिए साथ में। डेंगू जो बुखार होता है, डेंगू बुखार पहली बात वायरस जनित बुखार है। ये रोग वायरस जनित रोग है और इस वायरस का नाम है डेंगू वायरस। और इसमें जो इस वायरस का वाहक है वो एक मच्छर है, उस मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी। इस मच्छर द्वारा ये वायरस हमारे शरीर में पहुंचाया जाता है। उसके बाद में ये वायरस जो है शरीर में यकृत को प्रभावित करता है, यकृत को और अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, जिसके कारण शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और प्लेटलेट्स की यदि कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा और आंतरिक रुधिर स्राव होना शुरू हो जाता है। शरीर के अंदर ही अंदर रुधिर स्राव होगा और शरीर में आंतरिक रुधिर स्राव के कारण चकत्ते बन जाते हैं लाल रंग के, और इस रुधिर स्राव के कारण इसको क्या कहा जाता है? हेमरेजिक फीवर, क्योंकि रक्त का बहना कहलाता है हेमरेज। आपने नाम सुना होगा, जैसे ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज का मतलब है ब्रेन के अंदर कोई ना कोई धमनी शिरा फट गई और रक्त बह रहा है,
तो हेमरेज का मतलब है रक्त का बहना, और यहाँ इसे कहा जाता है हेमरेजिक फीवर, क्योंकि बुखार भी चढ़ता है और साथ में आंतरिक रुधिर स्राव हो रहा है, क्योंकि किसकी कमी हो चुकी है? प्लेटलेट्स की कमी हो चुकी है। अगला देखिए, इसमें आगे हम पढ़ेंगे रक्त समूह। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप आप सुनते होंगे, 4 ग्रुप मिलेंगे आपको ब्लड में, ए, बी, ए बी और ओ। तो मनुष्य के रक्त को 4 समूहों में बांटा गया है। यह वर्गीकरण जो है, पहली बात तो किसने किया, इनका नाम भी याद रखना है आपको, कार्ल लैंडस्टीनर ने, और वर्ष था 1901। अब ये वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है उसे ध्यान रखना है। हमने अभी पढ़ा था कि रक्त के अंदर क्या पाई जाती हैं? आरबीसी। तो ये तो मान लीजिए धमनी है और इसमें ये आरबीसी है। आरबीसी के ऊपर चिपका हुआ होता है एंटीजन। अब कौन सा एंटीजन चिपका हुआ है, उस आधार पे हमें पता चलता है कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो यदि ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब उस आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन सा चिपका हुआ है? ए। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो आरबीसी के ऊपर एंटीजन चिपका हुआ है बी। यदि ए बी ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। और यदि ओ ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। अब जिस प्रकार से ये एंटीजन तो यहाँ होते हैं, इन्हीं के विरोध में जो एंटीबॉडीज हैं वो होती हैं बाहर प्लाज्मा में, क्योंकि रक्त के अंदर हमने पढ़ा आरबीसी भी होती है और वो जो लिक्विड वाला पार्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा, वो भी पाया जाता है। तो इसमें जो एंटीबॉडी है उसे हम छोटी ABCD से दर्शा देंगे बी। ये एंटीबॉडी इसके विरोध में होती है। दूसरा यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ एंटीबॉडी मिलेगी ये वाली ए, और इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी जो है वो नहीं पाई जाती हैं। यहाँ यदि देखेंगे तो एंटीबॉडी दोनों है, ए और बी। अब रक्त को लेना या देना रक्त का जो है किस तरीके से किया जाता है? रक्तदान करते हैं तो ध्यान रखना है आपको, इन एंटीजन को ध्यान रखा जाता है कि एंटीजन के विरोध वाली एंटीबॉडी यदि मिलेगी तो ब्लड रिएक्शन हो सकती है। तो इसको आप सिंपल तरीके से सीख लीजिए। देखिए, ब्लड ग्रुप हैं ए, बी, ए बी और ओ। इसमें ध्यान रखना है, रक्त में एक तो पाया जा रहा है एंटीजन और एक पाई जा रही है एंटीबॉडी। एंटीजन आरबीसी के ऊपर होता है और एंटीजन जो है वो प्लाज्मा में, एंटीजन आरबीसी के ऊपर और एंटीबॉडी घुली होती है प्लाज्मा के अंदर। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी के ऊपर एंटीजन जो है वो चिपका हुआ है ए। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन है बी। ए बी है तो दोनों एंटीजन है ए और बी, और ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता। इसमें एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा में घुली हुई है, यहाँ पे ए, यहाँ एंटीबॉडी है, सॉरी यहाँ है बी, और यहाँ एंटीबॉडी है ए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ओ ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी मिलेंगी, ए और बी। अब जब ए वाला ब्लड जो है बी वाले को दिया जाएगा, ए वाला रक्त जब बी वाले को देंगे, बी ग्रुप वाले को, तो ए के पास एंटीजन ए है और ये एंटीजन इसके शरीर के लिए नई चीज़ है, और जैसे ही नई चीज़ जाएगी तो इस बी वाला, ये जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ये रिएक्शन देगा, और इसको रिएक्शन देने के लिए इसके विपरीत में ये एंटीबॉडी है, तो ये इससे रिएक्शन करेगी, तो ए वाला रक्त बी को नहीं दिया जा सकता। ऐसे ही बी वाला रक्त ए को देंगे तो इसके खुद के पास कौन सा एंटीजन है? ए, और जो बी एंटीजन जाएगा वो इसके लिए नई चीज़ जाएगी, और नई चीज़ जाते ही शरीर इसका रिएक्शन देगा, और रिएक्शन देने के लिए बी एंटीबॉडी है, तो ए वाला रक्त बी को या बी वाला रक्त ए को नहीं चढ़ाया जा सकता। लेकिन देखिए यहाँ पे, ए वाला रक्त जब ए बी को देंगे तो इनके पास कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है, और ए एंटीजन इनके पास पहले से है, तो इसके शरीर के लिए कोई नई चीज़ नहीं आ रही है। नई चीज़ नहीं आ रही है तो इसका शरीर रिएक्शन नहीं देगा। ऐसे ही बी वाला देंगे तो बी एंटीजन है, इसके पास पहले से है, तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा यहाँ ध्यान रखना, इनके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। जब एंटीबॉडी नहीं है तो कोई रिएक्शन होगी नहीं। तो यहाँ पे ए बी जो है अपने ब्लड ग्रुप से तो ले ही सकता है और इन दोनों से भी ब्लड ले सकता है। ओ की बात करें तो ओ सबको रक्त दे सकता है, क्योंकि ओ के पास एंटीजन नहीं है, तो जिसको भी दिया जाएगा उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं जाएगी, तो उसका शरीर रिएक्शन नहीं देगा।
तो AB जो है, AB को हम बोलते हैं सार्वत्रिक ग्राही बोलते हैं, सबसे रक्त ले सकता है, या इंग्लिश में बोला जाता है यूनिवर्सल रिसेप्टर। और O जो है वो सबको ब्लड दे सकता है क्योंकि एंटीजेंस नहीं है, तो इसमें ध्यान रखना है, ये कहलाता है सार्वत्रिक दाता, या इसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। अब उसके बाद अगला जो है इसमें आपको ये दे रखा है कौन किसको रक्त दे सकता है। तो ओ समूह जो है सर्वदाता है, सभी समूहों को रक्त दे सकता है। ए बी सर्वग्राही है, सभी समूहों से रक्त ले सकता है। आगे देखिए दे रखा है रक्त चढ़ाने से पहले दाता और ग्राही के रक्त समूह का मिलान जरूरी होता है। अब उसके बाद हम आरएच फैक्टर की भी बात करते हैं। वो देखिए आरएच फैक्टर जिस प्रकार से आरबीसी पे आपको बताया कि आरबीसी के ऊपर यदि ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, और दोनों एंटीजन चिपके हुए हैं तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, और कोई सा भी एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। ऐसे ही एक और एंटीजन की खोज की गई जिसका नाम है आरएच फैक्टर या आरएच कारक। ये आरएच कारक जो है खोजा किसने? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 के अंदर। अब इस आरएच फैक्टर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि आरबीसी के ऊपर यदि आरएच फैक्टर है तो उसका ब्लड होगा पॉजिटिव, यदि आरएच फैक्टर नहीं है तो ब्लड होगा नेगेटिव। जैसे इसके ऊपर ए एंटीजन है तो ब्लड का नाम हो गया, ब्लड ग्रुप का नाम हो गया ए, और आरएच फैक्टर भी है तो इस ब्लड को हमने बोल दिया ए पॉजिटिव। यहाँ आरबीसी पे देखा तो ए एंटीजन है साथ में आरएच फैक्टर नहीं है तो ये ब्लड ग्रुप हो गया ए नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से आप क्या समझते हो? पॉजिटिव के लिए आपको बोलना है कि आरएच फैक्टर उपस्थित है। और इसी का एक क्वेश्चन और बनाइए, बी नेगेटिव है ब्लड ग्रुप, तो इस नेगेटिव से आप क्या समझ रहे हो? तो आपको ये बताना है कि आरएच फैक्टर जो है वो अनुपस्थित है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव हमें ये बताता है कि आरएच फैक्टर है या नहीं है। और आरएच फैक्टर कुछ नहीं, एक एंटीजन ही है जो कि किस पे पाया जाता है? आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। लेकिन इसका नाम ए बी इस तरीके से ना करके आरएच फैक्टर किया गया है क्योंकि इसकी खोज जो है रीसस बंदर में हुई थी। तो रीसस बंदर जो है इसको सम्मानित करने के लिए क्या ले लिया आपका? आरएच फैक्टर। तो ये एक अन्य महत्वपूर्ण एंटीजन है जो कि 80% लोगों में पाया जाता है। और यदि आरएच फैक्टर ब्लड में है तो पॉजिटिव है रक्त, और नहीं है तो क्या ऐसा होगा? नेगेटिव। तो ये आपको पूरा बना के दे रखा है यहाँ, आरएच पॉजिटिव आरएच एंटीजन होता है, नेगेटिव के लिए नहीं होता है। अब जब ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें आरएच फैक्टर को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे ध्यान रखिए ए वाला व्यक्ति जो है रक्त ए ब्लड ग्रुप को दे सकता है, ये हमें पता है। लेकिन अब सीधी सी बात करें, ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को दे सकता है कि नहीं? तो इसके पास आरएच फैक्टर है, एक एंटीजन है, इसके पास ये नहीं है। तो जब इसको रक्त दिया जाएगा तो इसके लिए नई चीज जाएगी, और नई चीज जाएगी तो इसका शरीर रिएक्शन देगा और क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। तो ये काम ऐसा है कि नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसमें आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे यहाँ आपने देखा कि ए वाला रक्त बी को नहीं देख सकते क्योंकि ए के विरोध में वहाँ एंटीबॉडीज पड़ी हैं। यहाँ जब पॉजिटिव वाला ब्लड नेगेटिव वाले व्यक्ति को दिया जाएगा तो पहले से प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होती, ये देने के बाद बनती है। तो ये ट्रांसफ्यूजन जो है एक बार हो सकता है, यानी किसी व्यक्ति के जीवन में एक बार, जो कि नेगेटिव व्यक्ति है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव है, या ब्लड ग्रुप जिसका नेगेटिव है, वो प्लस वाले का रक्त एक बार ले सकता है। इसके अलावा और केस देखिए, ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को दे सकता है तो ये तो सेम है, बिल्कुल दे सकते हैं। ए नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है तो इसको देखिए, इसके पास आरएच फैक्टर नहीं है, इसके पास है। तो यहाँ से जब रक्त गया तो कोई नई चीज नहीं गई है, तो ये आराम से दे सकता है। तो नेगेटिव वाला प्लस वाले को, प्लस वाला प्लस वाले को दे सकता है, नेगेटिव वाला जो है वो नेगेटिव वाले को भी दे सकता है। लेकिन ये जो केस है, प्लस वाला माइनस वाले को जीवन में एक बार दे सकता है। ये केस आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इसमें आरएच फैक्टर से संबंधित जो है एक रोग भी होता है, उसे बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या चीज है वो देखिए इसमें। यदि
इसमें आपको ध्यान रखना है, माता जो है, एक दंपति में माता जो है वो RH नेगेटिव है, यानी उसके ब्लड में RH फैक्टर नहीं है, और पिता जब RH पॉजिटिव है तो ये केस होता है, और उस बीमारी का नाम है या उस असंगति का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इसमें ध्यान रखिए, एक जना नेगेटिव है, एक जना पॉजिटिव, यानी इनकी संतान की संभावना है कि वो RH पॉजिटिव हो सकती है, उसके ब्लड के अंदर RH फैक्टर आ सकता है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या होगा कि माता RH नेगेटिव है और जो गर्भ के अंदर फीटस है वो कैसा है, RH पॉजिटिव है। तो इसमें ध्यान रखना है कि पूरे 9 महीने की गर्भ अवस्था के अंदर फीटस का और जो माता का है वो रक्त मिक्स नहीं होता। इसका मतलब पॉजिटिव वाला रक्त जो है नेगेटिव वाले रक्त में मिक्स नहीं हो रहा है। इसमें ध्यान रखिए, माता और शिशु जो है उसके शरीर में जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा के अंदर जो रक्त है उसके थ्रू आपका सभी पदार्थों का आदान प्रदान होता है। पदार्थों का आदान प्रदान यानी ऑक्सीजन जो है वो माता से शिशु के शरीर में चली जाती है, भ्रूण के शरीर में चली जाती है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाती है, लेकिन कभी भी इनका ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता। लेकिन जब डिलीवरी होती है बच्चे की, उस समय ये नाल टूटती है या प्लेसेंटा टूटती है, तो प्लेसेंटा में जो भ्रूण का रक्त है वो माता के शरीर में चला जाता है। और यहाँ ध्यान रखिए, भ्रूण का रक्त कैसा बताया, RH पॉजिटिव, यानी RH फैक्टर इसके शरीर में चले गए, तो इसका शरीर विरोध में क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। और ये एंटीबॉडीज जो हैं, ये प्रथम जो गर्भावस्था होती है तो नॉर्मल होती है, लेकिन ये एंटीबॉडीज माता के शरीर में बन चुकी हैं। यदि सेकेंड जो प्रेगनेंसी है उस गर्भावस्था में वापस जो भ्रूण है वो RH पॉजिटिव आता है, तो पहले से माता के शरीर में एंटीबॉडीज बनी हुई हैं जो इस भ्रूण के खून को क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी, क्योंकि ये किसके विरोध में बनी है, RH फैक्टर के। और RH फैक्टर किस पे चिपका होता है, RBC पे, तो ये सीधा उसके RBC को खत्म करता है। और RBC को हम इंग्लिश में जो है या साइंस में क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। तो उसका इरिथ्रोसाइट जो है वो ब्लास्टोसिस स्टेज में धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, खत्म, जिससे ये जो है भ्रूण जो है या ये बच्चा जो है मरा हुआ पैदा होता है या फिर अबॉर्शन हो जाता है। तो इस केस को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो इसमें एग्जाम में फिर एक आपका क्वेश्चन बनता है कि RH फैक्टर के अनुसार विवाह के लिए कौन सी जोड़ी उपयुक्त नहीं है। तो जोड़ी कौन सी उपयुक्त नहीं है कि जो महिला है वो नेगेटिव और पुरुष पॉजिटिव, ये जोड़ी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें केस हो सकता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का। लेकिन फिर भी आजकल जो है सारी डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल होती हैं अधिकतर, तो उसमें इस केस को बचाया जा सकता है, क्योंकि माता का जो रक्त है वो पहले से ही टेस्ट कर रखा और पता है नेगेटिव है, और बच्चे का जो है नाल में जो रक्त आ रहा है वो बच्चे का उसको चेक कर लिया वो पॉजिटिव है, तो संभावना है कि माँ के शरीर में क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज। तो माता को 24 से 48 घंटे के अंतर्गत डिलीवरी के बाद एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो इन एंटीबॉडीज को खत्म कर देता है, ताकि सेकेंड प्रेगनेंसी जो है वो सेफ रहे। तो ये जो केस है ये कहलाता है आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। उसके बाद आप इसमें पढ़ लीजिए रक्त स्कंदन या थक्का बनना। तो एक तो आपको बताया क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जटिल प्रक्रिया है, और इस जटिल प्रक्रिया में कई कारक काम आ रहे हैं, उसके लिए आपको पूरा आगे फ्लो चार्ट बना रखा है, उसको पढ़ लीजिए। तो देखिए इसमें जब हमें चोट लगती है तो रक्त का बहना कुछ समय बाद अपने आप रुक जाता है, और यह रक्त स्कंदन की प्रक्रिया के कारण होता है। तो जो स्कंदन की प्रक्रिया है उसमें ध्यान रखिए, चोट जैसे लगेगी तो हमारे शरीर में ब्लड के अंदर जो रुधिर बिंबाणु है, प्लेटलेट सक्रिय हो जाते हैं, फिर थ्रोम्बिन बनता है, और थ्रोम्बिन से बाद में फाइब्रिन का जाल बनता है, और इस जाल के अंदर रुधिर की कोशिकाएं फंस जाती हैं और जो खून है वो पूरा चिपक जाता है। तो चोट लगने पर प्लेटलेट सक्रिय होती हैं, विशेष कारक मुक्त होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन बनता है, फाइब्रिन का जाल बनता है। इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन की मुख्य भूमिका होती है। अब आप ये फ्लो चार्ट याद रखिए। इस फ्लो चार्ट से आपका कोई भी जो है फैक्टर छूटेगा नहीं, जो कि किस में काम आता है, ब्लड की क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन में। तो इसमें ध्यान रखिए, चोट जब लगती है, इंजोर्ड टिश्यू यानी उत्तक जो है, चोटिल उत्तक है, उसमें से क्या निकल रही है, ब्लड प्लेटलेट्स यानी रुधिर बिंबाणु निकल रहे हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इनसे एक चीज बनेगी जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति में
प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदलेगा? थ्रोम्बिन में। ये प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में ही था लेकिन इनएक्टिव स्टेज में था, इसको एक्टिव कर दिया थ्रोम्बिन में। इस थ्रोम्बिन ने इसकी प्रेजेंस में जो प्लाज्मा में हमने फाइब्रिनोजिन प्रोटीन पड़ी थी, उस फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को जो कि घुलनशील थी, सॉल्युबल थी, उसको बदल देगा फाइब्रिन में। और फाइब्रिन होती है इनसॉल्युबल और इसका पूरा ऐसे जाल बन जाता है और इस जाल के अंदर जो डेड आरबीसीज हैं, डेड बैक्टीरिया हैं, डेड डब्ल्यूबीसी हैं, ये सारे फंस जाते हैं और रक्त का थक्का जम जाता है। अब यहाँ पे आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन देख लीजिए, कैल्शियम देख लीजिए, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, एक विटामिन के है जो लीवर में बन रहा है, लीवर से आ रहा है। दूसरा यहाँ ध्यान रखना है फिब्रिनोजिन, फिब्रिन, ये सब कारक जो हैं ये किस में सहायक हैं? रक्त का थक्का बनने में सहायक है। तो ये आपको रक्त के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा दिया गया है। तो ये पूरी चीज़ें आप देख लीजिए आराम से और इसको हमने एनसीईआरटी बुक से कवर किया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें इसमें हमने ऐड भी की हैं जो क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और इसके आगे का जो चैप्टर है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।